मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों से कुछ इधर उधर का काम, कॉलेज का काम, बाज़ार का काम, कोई घर से आ गया, कोई जा रहा है, तो बहुत सारी व्यस्तताओं के चक्कर में मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हम लगातार बात करते रहें और हिंदी साहित्य के तमाम जो बड़े रचनाकार हैं, आधुनिक साहित्य की जो अवधारणाएं हैं, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और किस प्रकार से मध्यकालीन साहित्य से आधुनिक साहित्य अपने आप को डिफर करता है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि निरंतरता बनी रहे और हम कई विषयों पर सिलसिलेवार बातचीत करते रहें ताकि आप अपने आप को लाभान्वित करते रहें। और आप ये जानते हैं कि एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक निरंतरता, एक क्रम बना रहे और हम हिंदी साहित्य के साथ साथ भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य, देखिए साहित्य का लिखना, पढ़ना, उसमें आने वाले नए नए परिवर्तन कोई एक ही दिन में घटित नहीं होते हैं। उसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं। जिस प्रकार से हमारे जीवन के बनने में सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं होता है, हमारे आस पड़ोस, हमारी परवरिश, हमारा परिवार, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा सिक्स सेंस कितना है, हमारी रुचियाँ, हमें लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी जिजीविषा है, हमारे सपने कितने बड़े हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ड होती है जो हमारे निर्माण में, हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में, उसमें एक ऊर्जा पैदा करने में, उसमें एक सबलाइन पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए हम क्या है कि कई बार चीज़ों को एक ही रूप में देखने लगते हैं कि जीवन में मैंने अगर कुछ हासिल किया तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ मैंने ही किया है, और मैं इतना घमंड में आ जाता हूँ कि मैं सबको भूल जाता हूँ। जिन्होंने गाए बगाए, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मेरी निर्मिति में अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, पैसा दिया, किसी भी तरह से मेरी मदद की, जिस समय मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, उसमें मेरे हौसले को बढ़ाया और मुझे इस बात का विश्वास दिलाया कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो और एक दिन सफलता तुम्हें मिलेगी और तुम उस सफलता के वाकई हकदार हो। तो जीवन भी कुछ इसी तरह का है कि क्योंकि हम कई बार समाज से ज्ञान लेते हैं और कई बार हम समाज को देते हैं, और ये आदान प्रदान की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना लिखना आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कितना ज़रूरी है, ये भी हमें समझना होगा। और हम जितना अधिक वक्त पढ़ने लिखने में लगाते हैं, हम अपने कैरियर को बनाने में लगाते हैं, वो उतना ही अच्छा है, ताकि हम अपने जीवन का और अपने समय का सदुपयोग करते हुए एक बेहतर ज़िंदगी के निर्माण में अपने आप को लगा सकें। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रभावशाली रचनाकार निर्मल वर्मा के बारे में। निर्मल वर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1929 में उनका जन्म होता है शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में है, और उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, पत्र, अनुवाद कई विधाओं में अपनी रचनाएं की। जिस प्रकार से प्रेमचंद को हम किसान महाकाव्य या किसान जीवन के रचनाकार के रूप में जानते हैं, मोटा मोटी पहचान उनकी, ऐसा नहीं सिर्फ किसान पर लिखा, उन्होंने सब चीज़ों पर लिखा है, लेकिन गोदान के माध्यम से उनकी पहचान बन गई कि वो किसान जीवन के रचनाकार हैं। रेणु ग्रामीण जीवन के कथाकार है, इसमें कोई शक नहीं है। श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य की दुनिया के बादशाह है। राग दरबारी उनका बहुत फेमस उपन्यास है, ज़रूर पढ़ना चाहिए हर पाठक को, अगर आप भारतीय समाज को वाकई समझना चाहते हैं। और उपन्यास क्या है, क्योंकि उपन्यास जैसी विधा का जन्म पश्चिम में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे यहाँ क्या है, अगर उसको समझना है तो राग दरबारी ज़रूर पढ़िए। और बाकी निर्मल वर्मा की ही बात करूँगा मैं आज, क्योंकि निर्मल वर्मा पर ही फोकस करना चाहता हूँ। तो निर्मल वर्मा की सबसे बड़ी खासियत उनकी भाषा है। देखिए, हर किसी रचनाकार की अपनी कुछ खास बातें होती है, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो उस रचनाकार की रचनात्मकता को समझने में बड़ी सरलता रहेगी हर किसी को। अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो उस रचनाकार के बारे में समझना जानना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो निर्मल की भाषा बड़ी काव्यात्मक है, गद्यात्मक है, और उसमें लगता है कि सारा दृश्य, जैसे वो किसी कमरे का अगर चित्र खींच रहे तो आप जब उनकी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कमरा जैसे लगता है कि कमरा साकार हो गया है। वो कहेंगे कि
उधर पेन पड़ा हुआ था, उधर कपड़े पड़े हुए थे, उधर मेरे जूते पड़े हुए थे, उधर मेरी पुस्तकें पड़ी हुई थी, उधर मेरी पत्नी सो रही थी, इधर मैं सो रहा था, हैं, रोशनी, लाइट, रोशनी आ रही थी। इस प्रकार के तमाम दृश्य उनकी भाषाओं में खींचते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे पूरा परिवेश वो साकार कर देते हैं। फिर मनुष्य के जीवन का अकेलापन और तमाम चीज़ों को, क्योंकि बहुत साल तक विदेश में रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कि रचनाकार या साहित्यकार या कलाकार के मनोविज्ञान को, उसकी लाइफ की पृष्ठभूमि को अगर हम समझ लेते हैं तो उसी की रचनात्मकता को समझना आसान होता है, उसमें वो मदद करता है, क्योंकि किसी के भी जीवन का रिफ्लेक्शन उसकी रचनात्मकता में होता है। तो जीवन की जो रचनात्मकता है, जीवन का जो प्रभाव है, वो किस प्रकार से उसकी रचनात्मकता में झलकता है। तो निर्मल वर्मा की बहुत वर्षों तक वो चेकोस्लोवाकिया में रहे, फिर उनका जन्म पहाड़ों में हुआ था, दिल्ली में अच्छी खासी पढ़ाई लिखी की उन्होंने। उस ज़माने में ब्रिटिश समझे कि जिसमें हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, उस दौर के और अपने उनका व्यक्तित्व बनता है। उस तमाम अंग्रेजी का उनको अच्छा ज्ञान था, विदेशी साहित्य काफ़ी पढ़ा था। तो उन सारी चीज़ों का किस प्रकार से उनकी रचनात्मकता में एक प्रभाव पैदा होता है। तो उनकी कहानी संग्रह है, 1958 में आया था उनका कहानी संग्रह परिंदे। और आपको पता होगा कि नामवर सिंह ने उनकी परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी कहा और उसकी बड़ी प्रशंसा की। और किस प्रकार से एक समझिए कि उसमें निर्मल वर्मा छा जाते हैं। रचनाकार कैसे छाता है, यह भी एक बड़ी बात होती है। तो फिर उसके बाद आता है जलती जाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 1973 में, कौवे और काला पानी 1983 में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में। ये सारे उनके कहानी संग्रह जो आते हैं। फिर वो बड़े अच्छे उपन्यासकार भी हैं। तो 1958 में आता है वे दिन, लाल टिन की छत 74 में आता है, एक चिथड़ा सुख 79 में, रात का रिपोर्टर 89 में, और अंतिम अरण्य जो उनका अंतिम उपन्यास है 2000 में आया था। और उसमें मतलब उनका देखिए, किसी भी रचनाकार के जीवन के साथ साथ उसके विचार कैसे बदलते हैं, वो सारी चीज़ें उसकी रचनात्मकता में आप देख सकते हैं। फिर उनके निबंध भी बहुत लिखे उन्होंने। शब्द और स्मृति 76 में आया था, कला का जोखिम 81 में, ढलान से उतरते हुए 87, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति और क्षेत्र 1991, इतिहास स्मृति आकांक्षा 91, आदि अंत और आरंभ 2001, सृजना पथ के सहयात्री 2005, साहित्य का आत्मसत्य 2005। उनकी बाकी बहुत सारी किताबें हैं जो उनके बारे में लिखी गई। उनको प्रतिनिधि उनकी जो कुछ रचनाएं हैं, दूसरी दुनिया 78 में, प्रतिनिधि कहानियाँ 88 में आई थी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में, 11 लंबी कहानियाँ 2000 में आई थी। उन्होंने बहुत सारा अनुवाद किया था। रोमियो जूलियट और अंधेरा जो एक उपन्यास है उसका उन्होंने अनुवाद किया। बाहर और परे, कारेल चापे की कहानियाँ, बचपन, कुपरीन की कहानियाँ, इतने बड़े धब्बे, झोपड़ी वाले, URRKM के एक गाथा, मतलब इस प्रकार से। और उन्हें साहित्य का लगभग हर पुरस्कार मिला है, बड़े सम्मानित रचनाकार थे। और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उनका मोटा मोटी रचनात्मक संसार है निर्मल वर्मा का। लेकिन मैं कहूँगा कि निर्मल वर्मा को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। उनकी भाषा के माध्यम से हम बहुत सारी चेतनाओं को पकड़ते हैं, भारतीय समाज का चित्रण करते हैं, पश्चिम की तमाम चीज़ें उनकी आती है। लवर्स उनकी कहानी देखिए, बहुत सारी कहानियाँ उनकी बड़ी फेमस कहानियाँ हैं, है ना। जैसे उनकी कहानी है एक दिन का मेहमान, कौवे और काला पानी मैंने कहा, जलती जाड़ी कहा मैंने। उसके बाद माया दर्पण है, लंदन की एक रात बहुत फेमस कहानी है, लवर्स उनकी बहुत फेमस कहानी है ना। तो इस प्रकार के उनका यात्रा वृत्तांत भी है। चिड़ों पर चांदनी 1962 में आया था, हर बारिश में 1970 में, और धुंध से उठती धुन 1996 में आया था। तो उन्होंने लगभग हर विधा में लिखा है। और आधुनिक काल के रचनाकार के साथ सबसे अच्छी बात है कि उसको हम गद्य और पद्य दोनों में पढ़ते हैं। तो इन्होंने कविताएं नहीं लिखी है, लेकिन ये गद्य की ही दुनिया के बड़े रचनाकार है। और निर्मल वर्मा की बहुत सारी कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। आप जितना अधिक निर्मल वर्मा को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे उनके बारे में, निश्चित रूप से आप समृद्ध होंगे और उस रचनाकार को पढ़ के आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। हिंदी साहित्य के एक स्थापित और वाकई माइलस्टोन रचनाकार है। उनको बगैर पढ़े आप हिंदी साहित्य को समझिए कि अधूरा ही समझेंगे। मुझे नहीं पता है भारतीय रचनाकारों में आजकल, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बहुत सारी जो नए बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सतत प्रक्रिया है। अगर आपकी एक बार पढ़ने लिखने में रुचि पैदा हो गई तो आप भविष्य के बड़े रचनाकार, बड़े कथाकार, बड़े महान लेखक बन सकते हैं। और बनना है, क्योंकि युग कभी खाली नहीं जाता और खाली नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि
एक रचनाकार को समझने के लिए उसके जीवन की पृष्ठभूमि देखिए, इनकी रचनाओं में पहाड़ बहुत आते हैं, नदियाँ बहुत आती है, क्योंकि उनका वो पृष्ठभूमि रहा है। और एक एकांत आता है, बार बार वो दर्शन की दुनिया में चले जाते हैं, बार बार चिंतन करने लगते हैं। और ये जो आधुनिक सभ्यता का जिसको कहा कि हर कोई विस्थापित है आधुनिक ज़माने में, तो ये एक अकेलापन उनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो हर तरफ नजर आएगा। उनकी परिंदे कहानी कोई पढ़ी है, बड़ी लंबी कहानी लेकिन बड़ी अच्छी कहानी है वो। एक लतिका नाम की नायिका रहती है लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं है, कहाँ लौटना उसको पता नहीं है। किसी से प्यार करती थी, कैप्टन था वो आर्मी में, वो गया था वापस, वो शहीद हो गया। उसके बाद उसका जीवन अकेला अधूरा है। उसको पता नहीं कि जिस प्रकार से परिंदे आते हैं दूर से और वापस कुछ समय के लिए रुकते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन लतिका का जीवन वही एक हॉस्टल था जहाँ की वो वार्डन कुछ थी और वहीं उसकी नौकरी करनी थी उसे सारी जीवन। उसके जीवन में एक अकेलापन, एक उदासी, हताशा, वो अपने प्रेम मोहब्बत को इजहार करना चाहती थी लेकिन उसका प्रेम समझिए कि हमेशा से अधूरा रह गया। तो ये कहानी बड़ी मार्मिक है, आप जब पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारी परतें खुलेंगी। उसके अंदर डॉक्टर भी है, पश्चिम की सभ्यता भी है, इंग्लिश सभ्यता का है और क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल का पूरा जिक्र है उसके अंदर। तो किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है कि एक स्त्री का अकेलापन भी चलता है, समय का अकेलापन भी चलता है और बहुत सारे चित्र उसके अंदर समझिए कि बिखरे पड़े हैं। एक रचनाकार बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बिखेरता हुआ चलता है और एक ऐसे कैनवास, शब्दों के कैनवास का निर्माण करता है जहां हम पाठक पहुंचते हैं और हमारी दुनिया में एक तिलस्म सा पैदा हो जाता है। ये निर्मल वर्मा का संसार है। तो मैं कहूँगा कि उनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। उनके उपन्यास, उन्होंने नाटक भी लिखा है 3 एकांत 76 में। तो सिर्फ कविता नहीं लिखी उन्होंने, बाकी सारी विधाओं में लगभग लिखा है। तो निर्मल वर्मा को ज़रूर पढ़िए और आप समझ पाएंगे कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में एक रचनाकार जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ है या पला बड़ा, लेकिन बहुत वर्ष जब बाहर रहा तो उसकी चेतना में किस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन घटित होते हैं। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका इफेक्ट हमारे मनोविज्ञान पर हर हालत में पड़ना ही पड़ना है। तो उनके यहाँ भी ऐसा होता है और वो किस प्रकार से अंतिम अरण्य तक आते आते एक दार्शनिक दुनिया में चले जाते हैं। आधुनिक मनुष्य के उस अकेलेपन को अपनी रचनाओं में बड़े ही संजीव तरीके से, संजीदगी के साथ अभिव्यक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो निर्मल वर्मा जी ने किया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारा मोटिवेशन कीजिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए। लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह मत कीजिए, आपको क्या करना है। पास ने कहा है ना कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो सपने नहीं मरने चाहिए और लगे रहिए। ज़िंदगी निराश नहीं करेगी कभी, बस हमें अपना काम करते रहना है। अगर हम अपना काम करते रहे तो हम जो चाहते हैं वो सब मिलेगा हमें। हर किसी के लिए कुछ न कुछ उस कुदरत ने कुछ न कुछ दिया है हमें और उसका हमें कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा, हर दिन, हर पल। वो ज़रूर हमारी सफलता की कहानी को एक सफल कहानी के रूप में लिखेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, शुद्ध हवा लीजिए, अच्छा खाना खाइए और अपने लोगों के साथ रहिए और सिनेमा जाइए, घूमिए फिरिए, प्रकृति की गोद में जाइए और सब तरफ का जीवन जीजिए। नदियों की तरफ जाइए, पहाड़ों की तरफ घूम के आइए। ज़िंदगी एक ही है, एक ही जीवन मिला है, इसका आनंद लीजिए और इसको एक सफल और एक सार्थक जीवन के रूप में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, ये हम सबका प्रयास है। और ऐसा नहीं कि संघर्ष सिर्फ हमारे पास, हर किसी की ज़िंदगी में संघर्ष है और हर किसी को उसका सामना करना है। इसलिए शिकायत मत कीजिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए और अपने काम को करते रहिए। वक्त आएगा, समय आएगा और चीज़ें बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। बस अपने आप को कभी कमज़ोर और थका और हारा हुआ और पराजित महसूस मत कीजिए। और नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। कहा ना कि दुनिया में इतने सारे दुख है, इतनी सारी परेशानियां हैं। जब दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है तो हमारी समस्याएं, हमारी गरीबी, हमारा दुख परमानेंट कैसे हो सकता है। उसको भी एक दिन खत्म होना है। इसलिए हमेशा अपने आप को खुद अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट रखिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए। सुबह सुबह उठ करके हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और एक रूटीन फॉलो करना जीवन में ज़रूरी है। अगर हम एक रूटीन फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद तो ज़रूर आता है। तो पेशेंस, रूटीन और लगे रहिए और निर्मल वर्मा को पढ़िए। और जब भी अपने आप को अकेला खाली महसूस करें तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत हमें डालिए।
पुस्तकें ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, याद रखिए। और आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराइए। चार्ली चैपलिन ने कहा है कि वो दिन मेरा सबसे बेकार दिन है जिस दिन मैं हंसा नहीं, जिस दिन मैं हंसा नहीं। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए कि आप इस जहान में, इस पृथ्वी पर है।